चलो आज का टॉपिक आज का स्टार्ट टॉपिक करते हैं। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास हमने में इकोनॉमिक्स के बारे में इकोनॉमिक्स के देखा बारे था कि में दो पार्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स के, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड एक एक नेशनल नेशनल आउटपुट के बारे में पढ़ने बारे में वाले हैं। पढ़ने वाले हमारे हैं। कोर्स में हमारे फिलहाल कोर्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स अंदर हमने सबसे हमने पहले क्या सबसे पढ़ा? पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ी सबसे पहले इकोनॉमिक पढ़ी प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे प्रॉब्लम। पास, ठीक है, अब ठीक आ रही है आवाज़? सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास दो तीन चीज़ें थी। सबसे पहली, दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दे डिफर इन इंटेंसिटी। सेकेंड पॉइंट था हमारे पास दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के हम ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है कि हम क्या चीज़ चॉइस कर सकते हैं। उस चॉइस ऑफ प्रॉब्लम की वजह से दैट लीड्स टू आर इकोनॉमिक आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमारे पास आता है कि हम क्या चीज़ बनाएं, कितनी बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनाएं। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, क्या बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। इन तीन बातों का अगर हमको आंसर मिल जाता है, इन तीन बातों को ध्यान में रख के अगर हम सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं, चॉइस कर लेते हैं, देन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करके एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकते हैं। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने यही सब पढ़ा था कि हम किस किस तरीके से क्या क्या चॉइसेस होती हैं, किस किस तरीके फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना होता है। सो हमने क्या पढ़ा पिछली बार? दैट देखा जाए तो वी हैव टू मेक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किसमें? इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ, एक तरीके से गुड्स लगा लेते हैं, गुड्स की प्रोडक्शन में टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एज मच एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमको प्रोडक्शन करने की ज़रूरत, नीड होती है। अब प्रोडक्शन क्या करनी है, कितनी करनी है एंड किस तरीके से करनी है और किसके लिए करनी है, ये तो है सेंट्रल प्रॉब्लम। ये चीज़ सोचना हमारा काम नहीं है। अब बात आती है कि हमने सोच लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं। जैसे कि मानो हम दो टाइप के गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, गुड ए, गुड बी। हमारे पास ऑप्शन आए दो गुड्स के। इन दो गुड्स में से हम या तो गुड ए बनाएं या गुड बी बनाएं। अब वो चीज़ डिपेंड करती है कि हम इन दोनों गुड्स के अंदर से पूरा का पूरी चीज़ गुड ए की बना दें या पूरी की पूरी गुड बी की बना दें या फिर कुछ ए का कुछ बी का। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ both the products are possible। हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बना सकते हैं। हो सकता है कि दो यूनिट्स गुड ए की बने, पांच यूनिट्स गुड बी की बने, या तीन यूनिट्स गुड ए की बने और तीन यूनिट्स गुड बी की बने। इस तरीके से लिखना पॉसिबल है ना हमारे लिए, डिफरेंट आउटपुट्स बनाना पॉसिबल है। सो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ कि हमारे पास है गुड
ए गुड बी। दो गुड्स हैं मेरे पास और हम ऐसा करते हैं, इनको नाम भी दे देते हैं। गुड ए को मैंने नाम दिया वीट और गुड बी को मैंने नाम दिया टैंक। क्लियर? हम दो चीज़ें बना सकते हैं, वीट और टैंक के बीच में हम कर रहे हैं कंपैरिजन। अब अगर मानो मैं एक भी वीट प्रोड्यूस नहीं करता तो 15 टैंक्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, मान लो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो अगर ज़ीरो वीट प्रोड्यूस करेंगे और सारा का सारा टाइम मैं उनका टैंक बनाने में लगा दूँ तो 15 टैंक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर मैं एक यूनिट रिसोर्सेज को यूज़ करूँ एंड एक यूनिट वीट का बनाऊँ तो 14 टैंक्स बन पाएंगे। 2 वीट बनाता हूँ तो 12 टैंक्स बन पाएंगे। एक और वीट की यूनिट बनाता हूँ तो 9 यूनिट्स बन पाएंगे। एक और बनाता हूँ तो लेट से 5 बन पाएंगे। और अगर एक और क्वांटिटी बना देता हूँ, अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज वीट बनाने में लगा देता हूँ तो 0 टैंक्स बन पाएंगे। ये हमारा एक तरीके से टेबल बन गया। इकोनॉमिक्स में इस टेबल को क्या बोला जाता है? शेड्यूल। हमने एक शेड्यूल बना दिया कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं मार्केट में अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, यूज़ करें, एलोकेट करा जाए फॉर डिफरेंट आउटपुट्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जो नाम से ही समझ में आ जाते हैं। जैसे लास्ट क्लास में 10th क्लास में आप लोग एक ग्राफ पढ़ते थे मैथ्स में ओजीव नाम से। ठीक है, ओजीव नाम से समझ में नहीं आ रहा, बट कुछ ग्राफ्स होते हैं जैसे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस ग्राफ में होने क्या वाला है। शेड्यूल बोलते हैं इसको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक तरीके से आपका शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो एक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को यूज करके बना सकती है। डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये कर्व बनता किस तरीके से है वो देखते हैं। ये रहा आपका x, ये पॉइंट O होता है, ये पॉइंट y एक्सिस का होता है। ऐसे ही बनता है ग्राफ। इधर मानो मैंने ले लिया वीट और इधर मैंने ले लिया टैंक्स। तो ये जो ऊपर हमने टेबल बनाई थी, इन टेबल की वैल्यूज को अगर आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके कि अगर वीट की 0 आउटपुट है तो टैंक्स की 15 आउटपुट्स हैं। और जैसे जैसे हम एक एक क्वांटिटी बढ़ाते गए उसकी, दो, तीन, चार और 5, देखो 1 2 3 4 और ये वाला है 5। जब वो 2 वीड्स हमने बनाई तो वो आ गया आउटपुट यहाँ पर। जब 3 वीड्स बनाई तो आउटपुट आ गया यहाँ पर। जब 4 यूनिट्स बनाई तो आउटपुट आ गया यहाँ पर। जब 5 यूनिट्स बनाई तो आउटपुट आ गया बिल्कुल टैंक का 0 पर। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? दैट मीन्स कि ये ग्राफ मैंने पहले बना दिया, बट अगर आप लोग पॉइंट्स को बनाने के बाद ग्राफ क्रिएट करते तो इस टाइप के पॉइंट्स मिलते हैं।
और इस टाइप का ग्राफ मिलता। मतलब ये सारे पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 6 पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट different possible production values, different possible outcomes, different possible production capacities when economy by using all its resources can produce wheat and tanks, good A and good B। अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज यूज करती है, एफिशिएंटली यूज करती है, तो वो ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है बनाना। ए भी बना सकती है, बी सी डी ई एफ। अब वो चीज़ काम किसका है कि वो ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए, डी बनाए? वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या बनाना चाहता है। अगर वो सही तरीके से यूज़ करता है, मान लो अगर इकोनॉमी में डिफेंस की वॉर की सिचुएशन चल रही है और वो अगर एफ पर चला जाता है बनाने के लिए, तो सोचो टैंक्स तो एक भी नहीं बनाए और वीट बहुत सारा बना दिया, तो इकोनॉमी के लिए बहुत बेकार सिचुएशन हो जाएगी। अगर वो पीस टाइम सिचुएशन चल रही है और बी पर काम कर रहा है, मतलब कि टैंक्स तो बना रहा है बहुत सारे और लोगों के खाने के लिए बना रहा है बहुत कम, 1 यूनिट, तो लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे? वो अपने आप ही मर जाएंगे। तो ये सिचुएशन हमको सोचनी पड़ती है कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करके चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फीजिबल है। ये सारे आउटकम्स पॉसिबल हैं with our resources, efficient use of resources, given resources, बट इन सब में से कौन से पॉइंट को अचीव करा जाए वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या चल रही है। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, उस चीज़ पर जाके हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम ए पर जाएं, बी पर जाएं, सी पर जाएं, डी पर जाएं, ई पर जाएं या फिर एफ के ऊपर काम करें। ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई? इट इज अ कर्व, लिखते रहना, इट इज अ कर्व विच depicts all possible combinations of two goods, all possible combination of two goods which an economy can produce with available technology and with full and efficient use of its given resources। ये लास्ट में जो चीज़ें लिखी हैं, विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये हैं कुछ एजम्पशंस जो हमको एज्यूम करके चलनी पड़ती है टू रीड एन आइडियल सिचुएशन, टू स्टडी एन आइडियल सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के बारे में समझने के लिए, एक आइडियल सिचुएशन को समझने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेके चलनी पड़ती है। ठीक है। तो एजम्पशंस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर का देखो, ये जो कर्व है, ये वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को दिखाता है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। अब बात आती है एजम्पशंस की। देयर आर सम एजम्पशंस जो हमको लेके चलनी पड़ती हैं, अदरवाइज हम
ना तो दो इकोनॉमीज को कंपेयर कर पाएंगे, ना हम सिचुएशन समझ पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे काम होता है कैसे नहीं होता। तो कुछ हमको चीज़ें एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं। थ्योरेटिकल एंड रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होता है। प्रैक्टिकली थोड़ी हम ये एजम्पशंस लेके चलते हैं। ठीक है, एजम्पशंस देखते हैं पहले, फिर आप समझना कि रियल लाइफ में हम ये एजम्पशंस लेके नहीं चलते। पहली एजम्पशन तो मैंने ऊपर लिखी, दैट एफिशिएंट यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज। पहली तो है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, गिवन है। दूसरा, फिक्स्ड एंड दे आर fully and efficiently used। इनको आप दो पॉइंट्स में कन्वर्ट करके बना सकते हो पेपर में, पॉइंट्स बनाने के लिए कि गिवन होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड दीज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज्ड, मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एक तो लिमिटेड है, और जितने भी हैं उनको हम फुली एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ऐसा होता थोड़ी है कि हम फुली एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। दूसरा, मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है, तो इकट्ठा हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी जो है एक इकोनॉमी में, वो भी चेंज नहीं होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज resources are not equally sufficient in production of all goods। ये तो है थ्योरी की बात। अब देखो एजम्पशंस का मतलब क्या है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट एजम्पशन है पहली और दूसरी। तीसरी वाली में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, उसकी वजह से ग्राफ की फिगर चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट आइडियलिस्टिक हम ये लेके चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पीपीसी पूरा ही देख लेते हैं। देखो पीपीसी होता क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो दो गुड्स के प्रोड्यूस करने पॉसिबल है एक इकोनॉमी के लिए, गिवन कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएं। गिवन कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएं तो एक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज से कौन से दो गुड्स को बना सकती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आप मार्केट में जाते हो लेट से चिप्स लेने के लिए या फिर स्नैक्स लेने के लिए, तो आपको कोई फिक्स तो नहीं है ना कि मैं ये ही चीज़ लूँगा। उन 100 रुपीज़ का आप कुछ भी ले सकते हो। आप पूरा का पूरा एक कोई आइटम ले सकते हो। मान लो आपने स्वीट्स ले ली, या फिर आपने 50 रुपीज़ के चिप्स ले लिए, 50 रुपीज़ के स्वीट्स ले ली, या फिर आपने क्या करा, 90 रुपीज़ के चिप्स ले लिए, 10 रुपीज़ की स्वीट्स ले ली। तो आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके कौन कौन सी डिफरेंट दो चीज़ों के बारे में प्रोडक्शन कर सकते हो। अब हमारी एजम्पशन जो है, हम सबसे पहले तो ये जो पीपीसी कर रहे हैं यहाँ पर दो ही चीज़ों के बारे में कंपेयर करके चलते हैं। एक्चुअल सिचुएशन में दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ऑब्वियसली दो से ज़्यादा ही होती हैं, बट हम दो चीज़ें लेके चलते हैं कि हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ईदर वीट ईदर टैंक, ईदर गुड ए ईदर गुड बी, कोई भी दो चीज़ें। ठीक है, थोड़ा स्टडी करना इजी हो जाता है। और जैसे हम इंडिविजुअल यूनिट को देखें, दो यूनिट्स को देखें, या होल लेवल पर देखें, एग्रीगेट लेवल पर देखें, सारे फैक्टर्स रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स। तो अगर मैं दो चीज़ों के बारे में कंपेयर कर रहा हूँ तो वो
बड़े लेवल पर अगर हम देखेंगे 5 फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो भी बात सेम ही रहेगी। बट एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन, एक चीज़ समझने वाली चीज़ के लिए हम थोड़ा सिंपल केस लेके चलते हैं। सो दो गुड्स हैं हमारे पास, वीट एंड टैंक। पहली अजम्पशन क्या लेके चलेंगे हम, दैट रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट हैं, लिमिटेड हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है कि कितना भी यूज़ करते रहो, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था फर्स्ट क्लास में। फिक्स्ड हैं, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो 100 ही यूज़ कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हमने जो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए वो उन्हीं 100 रुपये से हमने डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास ज़्यादा कोई रिसोर्सेज आ गए, एकदम से ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ गए, एकदम से कोई और रिसोर्स बढ़ गया, हमारे पास आयरन बढ़ गया एकदम से, या फिर हमारे पास सीड्स बढ़ गए कि मैंने वीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया। ऐसा नहीं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, उनकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। दे आर एफिशिएंटली एंड फुली यूज्ड, मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैं पूरा एफिशिएंटली यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे पास आयरन है और मेरे को उससे टैंक बनाना है, तो ऐसा नहीं कि मैंने आधे आयरन से टैंक बनाया और आधे आयरन को वेस्ट कर दिया। या मेरे पास अगर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और मान लो 100 लोग हैं मेरे पास, आधों को मैंने टैंक में लगा रखा है, आधों को वीट में लगा रखा है, तो सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 20 लोग टैंक में लगाए, 20 लोग वीट के लिए लगाए और बाकी के 60 लोग मज़े कर रहे हैं या खाली बैठे हुए हैं। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, मैं शॉप में जाता हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तो ऐसा नहीं कि मैंने 50 रुपीज़ का सामान खरीदा और बाकी 50 की सेविंग्स कर ली। मैं जितने रिसोर्सेज हैं उस पूरे को एफिशिएंटली जितना मैक्सिमम पॉसिबल है और पूरा का पूरा यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारी दूसरी कंजम्पशन एजम्पशन। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जितने भी हैं उनको हम पूरा पूरा यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी जो एक इकोनॉमी में चल रही है वो भी चेंज नहीं हो रही, सेम ही चल रही है। मतलब कि टैंक को बनाने की जो टेक्निक है सेम, ऐसा नहीं कि एक महीने बाद वो डिफरेंट होगी। अगर वो डिफरेंट हो जाएगी, वैसे तो एक्चुअल सिचुएशन में आप सोचो कि ऐसा थोड़ी है कि पूरे साल तक या पूरे टाइम तक हमारी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी सेम ही रहती है। तभी तो ग्रोथ होती है, तभी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। हम मान लो आप जैसे क्लास तक आते हो पैदल चल के आते थे पहले, अब थोड़े बड़े हुए, धीरे साइकिल पर आना स्टार्ट हुए, फिर बाइक पर आना स्टार्ट हुए, कार में आना स्टार्ट हुए। पहले एरोप्लेन बना था, एरोप्लेन इतना एडवांस नहीं था, अब और ज़्यादा एडवांस हो गया है। बाकी सारी चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, तो धीरे धीरे अपग्रेडेशन होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। बट हम एज्यूम करके चलते हैं कि टेक्नोलॉजी सेम ही है, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आया, अदरवाइज हमारे लिए ये ग्राफ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तीसरा, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं ज़रूरी, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों गुड्स को बनाने में इक्वली क्वालिफाइड है। मतलब कि मेरे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर वो मान लो ह्यूमन रिसोर्सेज मैं आपको बोलता हूँ कि उसमें से जो 90% लोग हैं ना वो आपके इंजीनियर्स हैं और 10% लोग जो हैं 10 लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मान लो वो तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गया 15 और 5 का। तो मान लो मैंने आपको बोला आउट ऑफ 100 पीपल मेरे पास 90 इंजीनियर्स हैं और 10 फार्मर्स हैं। तो आप सोच के देखो, अगर मेरे पास पीस टाइम की सिचुएशन है और मुझे वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, मैं अपने इंजीनियर्स को भी फुली एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए इंजीनियर्स को भी फार्मिंग करवाऊंगा। वो 10 लोग अगर वीट बनाएंगे तो पूरे कंट्री के लिए काम नहीं हो पाएगा ना। मुझे
बाकी 90 लोगों को भी, पूरे चाहे 90 नहीं बट मोस्ट ऑफ देम को वीट की प्रोडक्शन के लिए लगाना पड़ेगा, है ना। अब जब मैं इंजीनियर से फार्मिंग करवाऊंगा तो आपको क्या लगता है कि वो जो 10 लोग फार्मर्स थे उतना ही आउटपुट दे पाएंगे? या फिर अगर मैं उल्टा केस लेके देखूं, अगर मेरी इकोनॉमी में फार्मर्स ज़्यादा हैं और इंजीनियर्स कम हैं, मैं फार्मर्स को टैंक बनाने भेज दूं कि जाओ इंजीनियर्स का काम करो, तो क्या उतना अच्छा आउटपुट आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक है। सो इस पॉइंट का मतलब है कि रिसोर्सेज जो है हमारी इकोनॉमी में वो आर नॉट इक्वली सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, मतलब दोनों गुड्स की प्रोडक्शन के लिए इक्वली सफिशिएंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने लोग टैंक, मतलब कि एक बंदा टैंक जो बना रहा है उसको फार्मिंग करनी भी उतनी ही अच्छी आती है, या जो वीट बना रहा है उसको उतना ही अच्छा टैंक बनाना आता हो। दोनों चीज़ों में वो इक्वल लेवल पर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि एक चीज़ को बनाने के लिए हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूज़फुल है, दूसरे के लिए थोड़ा कम यूज़फुल है। ठीक है। इस पॉइंट की जो एक्सेप्शन है, इस पॉइंट की एक्सेप्शन, इस पॉइंट की जो एक्सेप्शन है वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बाय चांस मेरे माइंड से स्किप हो जाए तो बता देना। थोड़ी देर में पहले हम ये जो पीपीसी नॉर्मल कर्व है इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके एक्सेप्शन पर जाएंगे। क्या हो अगर इक्वली सफिशिएंट हो? ठीक है। सो ये चीज़ बताओ, पीपीसी या फिर प्रोडक्शन, अच्छा मैंने इसका दूसरा नाम नहीं लिखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एफ, पीपीएफ, पीपीसी पीपीएफ, दोनों बात सेम ही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डेफिनेशन, शेड्यूल, ग्राफ, एजम्पशंस, कुछ डाउट्स वगैरह हैं आप लोगों को? ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं है। टेक्नोलॉजी पॉइंट, जयंत टेक्नोलॉजी पॉइंट में क्या, हम एज्यूम करके चल रहे हैं दैट टेक्नोलॉजी रिमेन्स सेम, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया। मतलब जब मैं बी वाले लेवल पर हूँ तो जो इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी चल रही है वही टेक्नोलॉजी पर रहेगी, वही डी पर रहेगी, वही ई पर रहेगी। आप सोच के देखो, एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो आपको लेटर लिखना है, आपको लेटर सेंड करना है। अगर आपको एक लेटर लिखना हो तो आप हाथ से भी लिख सकते हो कि कितनी देर लगेगी, 5 मिनट लग जाएंगे, एक लेटर लिख लेते हैं। बट आपको सेम लेटर की 20 कॉपी बनानी हो तो आप क्या उन 20 के 20 कॉपीज़ को हाथ से बनाने बैठोगे? आप सोचोगे ना एक बारी में कंप्यूटर में टाइप कर देता हूँ और फिर उसके बाद 20 प्रिंट आउट निकाल दूंगा। आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। पहले आप मैनुअल लेबर पर थे, उसके बाद आप मशीन पर आ गए, आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। तो वही वाला पॉइंट है कि मैं ए पर हूँ चाहे बी पर, चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन पर हूँ, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बीच में निकल सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो पीपीसी पर आते हैं आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड जो पॉसिबल हैं विद आर गिवन रिसोर्सेज प्रोड्यूस करना। बट दीज एजम्पशन शुड प्रिवेल कि रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स्ड ही हैं, रिसोर्सेज चेंज नहीं हो रहे, उनको हम पूरा पूरा यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज नहीं हो रही, और रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली सफिशिएंट नहीं है इन द प्रोडक्शन। जयंत क्लियर हुआ टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट? ठीक है। सेम रिसोर्सेज के साथ भी यही है कि रिसोर्सेज फिक्स्ड है। मैंने लिमिटेड वर्ड बीच में यूज़ करा कि अनलिमिटेड नहीं है, बट फिक्स्ड, फिक्स्ड वर्ड का मतलब
कि ऐसा नहीं है बी से ई पर जाते वक्त हमारे रिसोर्स चेंज हो गए, हमारे ह्यूमन रिसोर्स बी और सी ई तक जाते जाते हमारे रिसोर्सेज, हमारा ह्यूमन रिसोर्स चेंज हो गया। लोग उतने ही हैं, जितना बी पे काम कर रहे हैं उतना ही ई पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो फिक्स्ड वर्ड इज मोर रेलिवेंट देन लिमिटेड। उसके बाद बात आती है कि देखो, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पीपीसी को आराम से। ये हमारा पीपीसी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वाई ओ एक्स एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी डी ई एफ रिप्रेजेंट क्या करते हैं, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, बट पहले आप लोग मुझे ये आंसर दो कि क्या ये भी एल ई एफ जी जी ले लेते हैं, क्या जी भी कोई पॉइंट हो सकता है? नो। होने को तो हो सकता है, अगर हम एजम्पशंस से थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दें तो। हमारी इकोनॉमी में मान लो 100 लोग हैं, बट 100 के 100 लोग सही से काम नहीं कर रहे, या तो कुछ लोग काम ही नहीं कर रहे, या जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे। दोनों ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि या तो कुछ लोग काम ही नहीं कर रहे, दूसरी चीज़ जितना करना चाहिए उतने अच्छे से नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? पहली चीज़ है ए बी सी डी ई एफ, दूसरा है जी। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ ए बी सी डी ई एफ, दैट मीन्स full and efficient utilization of resources. Full and efficient utilization of resources. अगर जी पॉइंट के बारे में हम सोचें, इसका मतलब क्या हुआ? दो चीज़ें हो सकती हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? इनएफिशिएंट मीन्स लैक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब कि हम यूटिलाइज हो रहा है बट इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, सिद्धार्थ आपने बोला लेस पीपल आर वर्किंग, वो सिर्फ एक एग्जांपल था।
अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब, हर बार हम लोगों से कंपेयर नहीं करेंगे। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज कम हो रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज खाली पड़े हुए हैं, यूज ही नहीं हो रहे हैं। इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज तो हो रहे हैं पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। जैसे कि मानो हमारे पास 5 मशीन्स हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हमारे पास 5 मशीन्स हैं काम करने के लिए, ठीक है। 5 मशीन्स में पहला केस कि मैंने सिर्फ 3 मशीन्स ही यूज में ला रखी हैं, 2 मशीन्स को मैंने बंद करा हुआ है। दैट मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उनको पूरा पूरा यूज ही नहीं कर रहा, खाली पड़ी हुई हैं कुछ रिसोर्सेज। दूसरा, 5 रिसोर्सेज 5 मशीन्स हैं, पांचों की पांचों मैं चला रहा हूँ, बट हर मशीन को चलाने के लिए एक बंदे की ज़रूरत है, बट मेरे पास 3 लोग ही हैं बस, और वो 3 लोग 5 मशीन्स को चला रहे हैं। तो क्या वो 5 मशीन्स उतना आउटपुट दे पाएंगी जितना 5 लोग मिलकर चला पाते? नहीं दे पाएंगी। अगर हर एक हमारा जो ये ABCDEF वाले पॉइंट्स हैं, ABCDEF, दैट मीन्स मेरे पास जितने रिसोर्स हैं उनको मैं फुल्ली यूज़ कर रहा हूँ। फुल्ली यूज़ करने के बाद जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो रिप्रेजेंट हो रही है ABCDEF से। मतलब मेरे पास 5 मशीन है, हर मशीन पे एक बंदा चाहिए 100% प्रोडक्शन के लिए, कि मतलब जितना, मतलब एक तरीके से उस मशीन को निचोड़ने के लिए कि वो पूरी अपनी आउटपुट दे दे, उसके लिए एक बंदा उस पर चाहिए। तो 5 मशीन पे 5 बंदे चाहिए, तो हम इस लेवल पर आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा गुड ज़्यादा बनाना है, कौन सा कम बनाना है, बट सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके, फुली यूज़ करके हम ABCDEF पर आ सकते हैं। बट जी का क्या मतलब है कि या तो उन 5 मशीन में से हम चला ही 2 रहे या 3 मशीन्स रहे या 4 मशीन चला रहे हैं, या फिर हर मशीन पर एक बंदा चाहिए, तो हमने एक बंदा डालने की जगह हमने क्या करा, हमने, हमारे पास 3 बंदे हैं, हमने बोला कि आप 3 लोग हो, आप 3 लोग मिलके इन 5 मशीन्स को चलाओ, ठीक है। दैट इज इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको इनएफिशिएंटली यूज़ करा जा रहा है, ठीक से यूज़ नहीं करा जा रहा, उनकी एफिशिएंसी पूरी नहीं आ रही कि वो अपना आउटपुट दें। तो दो ही रीजंस हैं पीपीसी कर्व से नीचे होने का, कि या तो अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का। ऐसे ही हो सकता है पॉइंट ऊपर की साइड हो, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब जैसे नीचे जो पॉइंट था वो किस वजह से था, वो पॉइंट था अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट के की, तो वो किस वजह से होगा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? बताओ, ओवर यूटिलाइजेशन आएगा या मोर एफिशिएंट आएगा या कुछ और होगा? यूजिंग स्मार्ट वेज, ओके। और देखो, जब तक आप लोग डिस्कस नहीं करोगे, कंट्रीब्यूट नहीं करोगे क्लास में, तब तक तो थोड़ा, मतलब ये बहुत बेकार सा टॉपिक बन जाएगा, ना समझ में आएगा सही से, ना कुछ होगा। तो डिस्कशन तो साथ साथ में चलती रहेगी। बोथ विच यू सेड, ओके। और कुछ? वर्किंग हार्ड, अच्छा।
अब आप लोगों ने, दो बच्चों ने आंसर दिए कि स्मार्ट वेज यूज़ कर लेते हैं और ओवर यूटिलाइजेशन या मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर लेते हैं, वर्क हार्ड कर लेते हैं। तो एक चीज़ सोचो, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बोला कि वो फुल और एफिशिएंट यूटिलाइज हो रहे हैं। फुल और एफिशिएंट यूटिलाइज होने का मतलब कि क्या वर्क हार्ड अगर वो नहीं करेंगे तो क्या फुली यूटिलाइज हो पाएंगे? अगर वो 5 मशीन्स को मेरे को दिन में 10 घंटे चलाना होता है, मैं उनको 10 घंटे ना चलाऊं, तो क्या वो फुल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। ओवर यूटिलाइजेशन का अगर मैं बोलूं, ओवर यूटिलाइजेशन आप रिसोर्सेज का कैसे कर लोगे? आपके पास आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये को आप ओवर यूटिलाइज कैसे कर लोगे? आप 100 रुपये से 110 रुपये के सामान थोड़ी खरीद लोगे, 100 रुपये से 100 रुपये का ही तो खरीदोगे। इन्वेस्ट सिद्धार्थ, इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं शॉप पर गया सामान खरीदने के लिए, मैं 100 रुपये से 110 रुपये का सामान थोड़ी खरीद लूंगा। और अगर इन्वेस्टमेंट भी कहते हो तो 100 रुपये से 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट ही तो होगी, 100 रुपये से 110 की इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगी। इंटरेस्ट आपको मिलेगा बाद में, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इन्वेस्टमेंट आप जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो 100 रुपये ही कर रहे हो। उसको ये थोड़ी कहोगे कि ले भाई, बैंकर जो है कि आप भाई आप 100 रुपये लो मेरे से और मेरी इन्वेस्टमेंट 110 रुपये के हिसाब से कर दो। मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसा वर्ड है कि आपके पास जो चीज़ें हैं आपने उसको और बेहतर तरीके से यूज़ कर लिया, स्मार्ट वेज लगा दिए, तो वो फुल एंड एफिशिएंट में ही जाना चाहिए ना। अगर ऐसा कोई स्मार्ट वे है कि आप रिसोर्सेज को और अच्छे से बेटरली यूज़ कर सकते हो, तो मतलब आप इन वाले लेवल्स पर फुल एफिशिएंटली यूज़ करो। वो स्मार्ट वेज यहाँ पर लगाओ, तब वो फुल एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बनेगा। बट इसके ऊपर भी कोई ऐसी टेक्निक तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? तो अगर मैं पीपीसी कर्व के ऊपर जा रहा हूँ तो इसका 1% भी मतलब ये नहीं है कि मैंने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर लिया, कोई स्मार्ट वे लगा दिया या मोर एफिशिएंट यूटिलाइज कर लिया, कुछ भी नहीं। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि हमारी एजम्पशंस के साथ छेड़ाछाड़ी हुई है, कि हमारे जो रिसोर्सेज थे वो बढ़ गए, हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो अपग्रेड हो गई, बढ़ गई, तभी हम पीपीसी में ऊपर की साइड जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि हम नीचे आ गए क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो गए, टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सलीट हो गई, ख़राब हो गई, बेकार हो गई। बट सोच के देखो कि जनरली ये वाली चीज़ें होती हैं नॉर्मल सिचुएशंस में। अगर सोचा जाए, इस चीज़ के बारे में हमने अभी डिस्कशन पहले इसलिए नहीं करा, सोच के देखो क्या एक नॉर्मल सिचुएशन में हम आइडियलिस्टिक सिचुएशंस लेके चलते हैं जब स्टडी कर रहे होते हैं, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, मतलब कि हमारे पास 100 लोग थे बट कुछ ऐसा हुआ कि वो 50 लोग रह गए या 60 लोग रह गए। होने को हो सकता है, मान लो कि भूकंप आ गया, भूकंप में 40 लोग मर गए, 60 बचे रह गए, बट बहुत अनयूजुअल सी सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई, जनरली टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है, ऑब्सलीट नहीं होती, बट स्टिल हमारी एजम्पशन में टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई, अपग्रेड नहीं हो पाई। ठीक है, तो हो सकता है पीपीसी कर नीचे आ जाए। जैसे आप लोगों ने शायद ब्लैकबेरी के फ़ोन सुना होगा, ब्लैकबेरी के फ़ोन्स आते थे पहले क्वार्टी कीपैड्स में। उसने अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करी, वैसी की वैसी रह गई, और लोगों ने अपग्रेड कर ली। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई, बाकी लोग उससे अच्छा कर गए, वो वहीं पर रह गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, बेकार हो गई, तो उसकी ग्रोथ कम हो गई। ठीक है, सो अंड नी ये वाला जो पॉइंट है ये है बिलो पीपीसी कर्व, और ये वाला पॉइंट है अबव पीपीसी कर्व।
तो अगर बिलो पीपीसी है तो उसके रीजंस ये भी हो सकता है कि रिसोर्सेज ख़त्म हो गए या टेक्नोलॉजी कम हो गई, बट मेन रीज़न हम देखें तो यही दो निकलते हैं, दैट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन फैक्टर्स पर हम तब जाएंगे जब हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। हम जनरली अपने मन से खुद से नहीं लिखते, ठीक है। स्टिल आंसर लंबा करने के लिए लास्ट में डिप्लोमेटिक आंसर देने के लिए आप लोग लिख सकते हो दैट if in case resources are depleted or technology becomes obsolete, we can get an output below PPC। बट अगर PPC से ऊपर जाते हैं, अबव PPC बनाते हैं, तो इनके कॉन्वर्स लिखने का तो चांस ही नहीं है। ओवर यूटिलाइजेशन कुछ नहीं होता, मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कुछ नहीं होता, स्मार्ट वेज कुछ नहीं होते, वो सारी चीज़ें फुल एफिशिएंट में जाएंगी। अगर हम अबव पीपीसी पे लाई कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए या हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई। दैट मीन्स हमारी एजम्पशन चेंज हो गई। एजम्पशन चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पीपीसी जो है वो चेंज होगा ही होगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। क्या मतलब यूटिलाइज नहीं हो रहा? और संगिनी पहले का लिखा हुआ है, ठीक। संगिनी एजम्पशंस सिचुएशन है, मतलब कि अगर ये है इन केस एजम्पशंस चेंज होती हैं तो हमारा पीपीसी शिफ्ट कर जाता है। अगर हम एजम्पशंस लेके चल रहे हैं बट इन सम सिचुएशंस, इन सम केसेस हमारी एजम्पशंस चेंज होंगी तो हमारा पीपीसी कर्व भी चेंज हो जाएगा। फेवरेबल चेंज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, एंड राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब कि अबव पीपीसी। एंड अगर अनफेवरेबल चेंज आएगा, कुछ मान लो कि गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज हो गया एक इकोनॉमी में। अभी जैसे बीजेपी आई, बीजेपी की वजह से बिजनेस मॉडल्स में काफ़ी फेवरेबल चेंज आया, मतलब कि काफ़ी सारे मोदी ने वो स्टार्ट करा मेक इन इंडिया प्लान एंड बाकी सब, इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप मिला, फैक्ट्रीज़ को बूस्टअप मिला। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जो टेक्नोलॉजी, जो हमारा गवर्नमेंट बिहेवियर में चेंज आने की वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। हमारे एक तरीके से हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज बढ़ गए, हमारे एजम्पशंस चेंज हो गई, जो चीज़ें सेम रहनी थी, टेक्नोलॉजी सेम रहनी थी, हमारे फैक्टर सेम रहने थे, रिसोर्सेज सेम रहने थे, वो बढ़ गए। बट अगर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह से इतना दबाव बनता है कि फैक्ट्रीज ओपनली काम नहीं कर पा रही, उनको अपने प्रोडक्शन को लिमिट करके चलना पड़ेगा, तो क्या हम इस लेवल पर काम कर सकते हैं? उनकी प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है चीज़ें। अगर एक भी फैक्टर को आप चेंज करोगे तो इधर वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा बाहर, या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हमारा जो पीपीसी है वो या ऐसा करो, इसको मैं अलग पेज पर बनाता हूँ, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। जी पॉइंट है, जी पॉइंट का मतलब कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इसका मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और इसका मतलब राइटवर्ड शिफ्ट। मतलब देखो,
ये रहा मेरा नॉर्मल पीपीसी, पीपीसी 1। हम पहले पढ़ रहे हैं जी वाला पॉइंट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर ये ए वाला पॉइंट है, ए बी सी डी लाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे चेंजेस हुए, रिसोर्सेज कम हुए, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, बाकी चीज़ें चेंज हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मेरा पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर गया, और मान लो ये रहा पॉइंट जी। अब मेरा पीपीसी नंबर 2 बन गया बिकॉज ऑफ चेंज इन रिसोर्सेज और चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज आया, रिसोर्सेज में चेंज आया, तो मेरा पूरा पीपीसी जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनने थे प्रोडक्ट के, वो ही पूरा चेंज हो गया। अब मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका फुली एफिशिएंटली यूज़ करके मैं यहाँ पर बना पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा पीपीसी चल रहा है यहाँ और फेवरेबल कंडीशन में चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी थोड़ी अपग्रेड हो गई, रिसोर्सेज थोड़े बढ़ गए, तो मेरा पीपीसी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, मेरे रिसोर्सेज बढ़ गए। ये है ए वाला कर्व और ये है के वाला कर्व। रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से मेरे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो बनने थे उसमें चेंजेस आ गए। ठीक है, शिफ्ट में और अंडर यूटिलाइजेशन में देयर इज अ डिफरेंस। जो ऊपर हमने करा दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं मैं उसको सही से यूज़ नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है, शिफ्ट वर्ड का मतलब कि कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि मेरे रिसोर्सेज ही कम हो गए, या टेक्नोलॉजी ही कम हो गई, जिसकी वजह से अब मैं इस लेवल पर काम ही नहीं कर सकता। मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको फुली एफिशिएंटली यूज़ करके मैं जी पर काम कर रहा हूँ। फेवरेबल चेंजेस आने की वजह से मेरे रिसोर्सेज बढ़ गए, और उन रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से अब मैं एफिशिएंटली यूज़ करके इस लेवल पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, और इस लेवल पर काम कर सकता हूँ, बट स्टिल अगर मैं ए प्रोड्यूस कर रहा हूँ दैट मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन। अगर मैं इस लेवल पर काम कर रहा हूँ, मतलब अगर मेरी इकोनॉमी डिफरेंट इस ये एफिशिएंटली यूज़ करके इस लेवल पर है, बट अगर मैं ए लेवल पर काम कर रहा हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ही मतलब है ए पर जाने का, दैट हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। तो अगर वो पीपीसी से अंदर की तरफ है तो देयर आर टू केसेस, ईदर अंडर यूटिलाइजेशन एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, या फिर हमारे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी ही कम हो गई तो हमारा पीपीसी ही शिफ्ट हो गया। मतलब कि वो रिसोर्सेज इतने कम हो गए कि मैं फुली एफिशिएंटली यूज़ करके अब अंदर वाले पीपीसी पे ही काम कर सकता हूँ, बाहर नहीं जा सकता। और इस वाले केस के अंदर अगर मैं अपने पीपीसी से अबव पर किसी केस पर जाता हूँ तो ओवर यूटिलाइजेशन या मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, अगर मेरे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है तो। ठीक है, सो बिलो पीपीसी में देर आर टू केसेस, अबव पीपीसी में वन केस। सर शिफ्ट तब अकर होता है जब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में अफेक्ट हो। हाँ, एजम्पशन में देखो, वैसे तो हम कितने भी फैक्टर्स घुसा सकते हैं। अभी मैंने आपको एक पॉलिटिकल फैक्टर बताया, पॉलिटिकल फैक्टर भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, बट उसको हम एक तरीके से रिसोर्स ही मान सकते हैं अपना, टेक्नोलॉजी में भी डाल सकते हैं। हम बेसिक एजम्पशन में मान के चलते हैं कि हमारे रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, उनको हम पूरा यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेम है, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, इसको छोड़ो। हम दो एजम्पशंस लेके चलते हैं दैट हमारे रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, उनको हम पूरा यूज़ कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी सेम है। तो अगर इन दोनों एजम्पशंस में कुछ भी चेंज होता है तो हमारा पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा। अगर चेंज होगा एजम्पशन में शिफ्ट कर जाएगा, बट अगर हम उन रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी को सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं,
इधर यूज़ नहीं कर रहे या सही से यूज़ नहीं कर रहे, तो हम अंदर की तरफ किसी पॉइंट पर पीपीसी पे लाई करेंगे। ठीक है, अब मानो आपको आपका ही एग्जांपल देके बताता हूँ। आपके पास दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। आप दो काम कर सकते हो, हम हमेशा दो फैक्टर्स लेके चलते हैं ना, या तो आप पढ़ सकते हो या फिर आप खेल सकते हो, दो चीज़ें। ठीक है, बाकी सारी सोना खाना पीना हटा दी, हम दो चीज़ें लेके चलते हैं, खेल सकते हो गेम्स या फिर पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एक महीने बाद, तो सोच के देखो आप 24 घंटे में से सही से अगर यूज़ करते हो, मतलब क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे कि आपने 20 घंटे पढ़े 4 घंटे खेले, आप अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज को। ठीक है, इनएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ना तो आप, मतलब आपके पढ़ने का टाइम और आपके खेलने का टाइम मिला के 24 घंटे ही नहीं बन रहा, आपने बीच का टाइम वेस्ट कर दिया अपना। दैट मीन्स या तो आपने इनएफिशिएंटली यूटिलाइज करा या अंडर यूटिलाइजेशन करा। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका खेलने का टाइम और आपका पढ़ने का टाइम मिला के 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए? पॉसिबल ही नहीं। तो हम अबव पीपीसी जा ही नहीं सकते। सिर्फ एक कंडीशन पर जा सकते हैं कि एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाए, एक दिन में 30 घंटे का टाइम हो जाए, तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, या तो खेलने की या पढ़ने की। बट जब तक वो रिसोर्सेज, जब तक वो 24 घंटे 30 घंटे में नहीं बन जाते, आप अबव पीपीसी कैसे चले जाओगे? ठीक है, ये केसेस समझ में आए कि जब तक हम पीपीसी कर्व पर हैं, मतलब फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। जी पॉइंट का मतलब कि हम अंडर यूटिलाइज या इनएफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। और अगर देर इज अ शिफ्ट इन पीपीसी कर्व, मतलब कि या तो रिसोर्स कम हुए या टेक्नोलॉजी कम हुई। इफ देर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी कर्व, मतलब कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए या टेक्नोलॉजी बढ़ गई। और ये सारे रिसोर्सेज पीपीसी कर्व जो है, पीपीसी कर्व हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन दिखाता है दैट आर इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस। पहली कंडीशन, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड एफिशिएंटली फुली यूटिलाइज्ड। दूसरा, टेक्नोलॉजी इज सेम। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कहता है दैट थर्ड पॉइंट कहता है हमको दैट resources are not equally sufficient in production of all goods। रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली सफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन में। इसका मतलब यहाँ देखो, आपको क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो बीट बनाने के लिए ज़्यादा सफिशिएंट है या टैंक बनाने के लिए ज़्यादा सफिशिएंट है? बताओ, आपको क्या लगता है, हमारी इकोनॉमी में इंजीनियर ज़्यादा हैं या फिर फार्मर ज़्यादा है? सिद्धार्थ ने बोला वी, मतलब फार्मर्स, संगिनी ने फार्मर्स, हर्ष ने फार्मर्स। हमारी इकोनॉमी ज़्यादा एफिशिएंट है फॉर मेकिंग टैंक्स। हमारी इकोनॉमी में इंजीनियर ज़्यादा है। एक यूनिट वीट के लिए एक टैंक सेक्रीफाइस हुआ, अगेन एक और वीट के लिए दो टैंक सेक्रीफाइस हुए, फिर एक और वीट के लिए तीन टैंक सेक्रीफाइस हुए। समझ रहे हो बात? मतलब कि अगर मैं इस वाले लेवल पर देखूं, सी से डी पर जब मैं आया, तो कितने इंजीनियर्स ने काम छोड़ा होगा टैंक बनाने का कि तीन टैंक हमारे बनने से रह गए और सिर्फ एक क्वांटिटी वीट की बढ़ी। सिद्धार्थ, एक्चुअल एक्चुअल कंडीशन पर मत जाओ ना। 75% एग्रीकल्चर इन इंडिया, मान ली मैंने बात, एक्चुअल सिचुएशन पे थोड़ी जा रहे हैं हम।
ठीक है। इस केस पर आऊँगा मैं, तो जब एक और मेरे को वीट बनाना पड़ेगा, जब और इंजीनियर्स को टैंक से हटा के मुझे फार्मर्स की तरह काम करवाना पड़ेगा, तो मेरे 4 टैंक सेक्रीफाइस होंगे तब जाके एक यूनिट बनेगी। और अगर मैं सारे इंजीनियर्स को हटा के फार्मिंग पे लगा दूं तो सिर्फ 5 यूनिट ऑफ वीट मिलेंगी। और अगर मैं सारे लोगों को, सारे फार्मर्स को हटा के इंजीनियर्स की तरह काम पर लगा दूं तो 15 टैंक मिल जाएंगे। तो सोच के देखो, हमारी इकोनॉमी में नंबर ऑफ इंजीनियर ज़्यादा हुए, नंबर ऑफ फार्मर्स? हमारी इकोनॉमी में नंबर ऑफ इंजीनियर ज़्यादा हुए इस केस के हिसाब से। अच्छा ठीक है। और दूसरी चीज़, जब भी हम ऐसे डिस्कशन करते हैं एक्चुअल फिगर्स पे मत जाया करो। एक्चुअल तो बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअल हम ये एजम्पशंस लेके थोड़ी चलते हैं। एक्चुअल में आपको लगता है ये सब एजम्पशंस काम करती होंगी? ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ हम पढ़ने के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो इसमें और प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। हम दो दो गुड्स लेके चल रहे हैं, बीट और टैंक। क्या हम प्रैक्टिकल में सिर्फ दो ही गुड्स लेके चलते हैं? बहुत सारे गुड्स लेके चलते हैं। ठीक है। अब अच्छा, थर्ड पॉइंट था इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन वाला। मान लो रिसोर्सेज आर इक्वली सफिशिएंट। पहला केस मैंने बनाया, रिसोर्सेज जो हैं इक्वली सफिशिएंट हैं। केसेस रिलेट कर पा रहे हो ना? मैं थर्ड पॉइंट से रिलेट कर रहा हूँ। रिसोर्सेज आर इक्वली सफिशिएंट। हमारे रिसोर्सेज इक्वली सफिशिएंट हैं दोनों गुड्स के लिए, वीट के लिए भी टैंक के लिए भी। सफिशिएंट फॉर ए एंड बी। कि मेरे पास जितने 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों को फार्मिंग भी आती है और टैंक्स बनाने भी आते हैं। कि अगर मैं कभी उनको टैंक से हटा के फार्मिंग पे लगाऊं तो वो काम भी कर लें। जैसे आपने सुना होगा, मैकडी गए हो कभी? मैकडी का अगर आपको कंसेप्ट पता हो, वो सब रोटेशनल जॉब पे काम करते हैं। जो बंदा आपका ऑर्डर ले रहा होता है, अगले दिन आप जाके देखोगे तो हो सकता है उसकी ड्यूटी वहाँ पर स्वीपिंग की हो सकता है अगले दिन उसकी ड्यूटी पीछे बर्गर बनाने पर हो। तो वो सारे लोग सारे काम करने में सफिशिएंट हैं। मतलब कि चाहे उनको स्वीपिंग का काम दे दो, चाहे ऑर्डरिंग का काम दे दो, चाहे पैकिंग का काम दे दो, चाहे कुछ और मैन्युफैक्चरिंग का काम दे दो। तो मान लेते हैं अगर हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली सफिशिएंट हैं, तो जितना मैं गुड ए के लिए सेक्रीफाइस करूँगा उतना ही दूसरे की आउटपुट बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास फार्मर्स और इंजीनियर्स दोनों सेम लेवल के हैं, तो जितना मैं वीट बनाने के लिए सेक्रीफाइस करूँगा, मतलब जितने लोग मैं वीट से हटाऊँगा, उतना ही आउटपुट टैंक का बढ़ जाएगा। और जितना आउटपुट टैंक का हटेगा उतना ही वीट का बढ़ जाएगा। तो इस केस के अंदर हमारा जो पीपीसी कर्व है वो किस तरीके से बन जाता है? वो बन जाता है एक स्ट्रेट लाइन। वो बन जाता है एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक चीज़ और, वैसे तो फीचर्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ पीपीसी। फीचर्स ऑफ पीपीसी। पहला फीचर, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, डिस्कस करेंगे, बट रीज़न ये है कि हमें एक प्रोडक्ट की आउटपुट बढ़ाने के लिए दूसरों को कम करना ही पड़ता है। वीट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टैंक्स की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, टैंक्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वीट को कम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि दोनों ही कम हो गई या दोनों ही ज़्यादा हो गई। तो ये कर्व हमेशा रहता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा फीचर होता है दैट
PPC curve is concave to origin. ठीक है, और इस सेकंड पॉइंट की एक्सेप्शंस, इस सेकंड पॉइंट की एक्सेप्शंस ही पढ़ रहे हैं अभी हम, कि किस केस में वो कॉनकेव ना रह के स्ट्रेट लाइन बनता है या कॉन्वेक्स बनता है। जो पीछे मैंने बनाया दिस सेंटर है, सेंटर से इस तरीके से दिस इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स का मतलब इस तरीके से शेप, और स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट का एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं हम। ये वाली एजम्पशन इसलिए लेके चलते हैं आइडियलिस्टिक के लिए। मैंने आपको एजम्पशन में लिखाया कि दोनों इक्वली सफिशिएंट नहीं है, और इक्वली सफिशिएंट नहीं है और उसमें भी हम जो मान के चलते हैं कॉनकेव वाला, वो अभी नीचे डिस्कस करेंगे, उसको हम आइडियलिस्टिक मान के चलते हैं। और बाकी दोनों केस हम मान के चलते हैं कि अगर ऐसा हुआ, क्वेश्चन में गिवन हुआ, अगर ऐसी चीज़ें गिवन हैं, तो हमारा चेंज होगा कॉनकेव से स्ट्रेट लाइन या फिर कॉन्वेक्स। इक्वली सफिशिएंट है, दैट मीन्स कि जितने मेरे पास टैंक्स का प्रोडक्शन है उतना ही मेरे पास वीट का भी होगा। ए बी सी, वीट टैंक। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ पर भी एक एक यूनिट कम हो रहा है। ठीक है, मतलब कि उसको जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही हमको आउटपुट गेन हो रहा है। अगर वो इक्वली सफिशिएंट है तो वो बन जाती है स्ट्रेट लाइन। डाउनवर्ड रहेगा ही रहेगा, डाउनवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, बट कर्व की जगह एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, सेकंड केस, resources are not equally sufficient। ये तो मैंने पीछे वाला पॉइंट ही लिख दिया, बट इसमें भी दो तरीके से केसेस पढ़े जाते हैं। इसके अंदर का पहला केस, if sacrifice of units of other goods goes on increasing। मतलब कि जो हमारा मोर एफिशिएंट वाला गुड है उसकी ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस होती जा रही हैं जब हम दूसरे गुड की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया, वीट टैंक ए बी सी। मतलब कि वीट की एक एक आउटपुट को बढ़ाने के लिए मेरा जो सेक्रीफाइस है, मेरा जो सेक्रीफाइस है वो पहले 2 यूनिट्स का हुआ, सॉरी दो, पहले 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस हुआ, और फिर जब एक और वीट बढ़ाया तो मेरा सेक्रीफाइस यहाँ पर 2 यूनिट्स का था, अब मेरा सेक्रीफाइस 5 यूनिट्स का हो गया, मतलब वो 3 रह गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सेक्रीफाइस देखूँ, सेक्रीफाइस
तो 2 यूनिट्स का था और यहाँ पर 5 यूनिट्स का था। सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं सेक्रीफाइस देखता हूँ, यहाँ पर सेक्रीफाइस अगर मैं देखता हूँ 1 और 1, सेक्रीफाइस सेम चल रहा है। एक एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमारा सेक्रीफाइस सेम लेवल से जा रहा है। यहाँ पर एक एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमारा सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग रेट से जा रहा है। पहले 2 यूनिट गया, फिर 5 यूनिट गया, उसके बाद और ज़्यादा यूनिट जाएगा। पीछे वाला केस मैंने बहुत 6 एग्जाम्पल लिए थे, 6 केसेस बनाए थे। देखो यहाँ पर अगर मैं सेक्रीफाइस के बारे में बात करूँ, 1 यूनिट का सेक्रीफाइस, 2 यूनिट का सेक्रीफाइस, 3 यूनिट का सेक्रीफाइस, 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस, 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस, है ना। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ बना कॉनकेव। अगर हमारा इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस होता है, इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस होता है, तो हमारा ग्राफ कौन सा वाला बनता है? हमारा ग्राफ बनता है कॉनकेव। हमारा ग्राफ बनता है कॉनकेव। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, अदरवाइज इसका ग्राफ बना के किस तरीके से कॉनकेव बना, क्यों बना, सेक्रीफाइसिंग की वजह से क्यों कॉनकेव बनता है, कॉन्वेक्स क्यों नहीं बनता, उसकी एक्सप्लेनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा, मार्जिनल रेट करके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह जब हम पढ़ेंगे तब आएगा, तब हम और ज़्यादा डिटेल में करेंगे कि जब इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस होता है तो कॉनकेव ही क्यों बनता है। दूसरा केस, अगर सेक्रीफाइस हमारा of units of other goods goes on decreasing, अगर डिक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस होता है, डिक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस होता है, डिक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस होने का क्या मतलब हुआ? अच्छा, कॉन्वेक्स तो हो गई होगा। क्या मैं डिक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस को इंक्रीजिंग रेट बोल सकता हूँ? इंक्रीजिंग रेट ऑफ गेनिंग, वीट टैंक। अगर मेरा वीट एक एक यूनिट से बढ़ रहा है तो मेरा टैंक, जैसे मान लो अगर पहले 20 था तो एकदम से 10 रह गया और उसके बाद 8, मतलब कि अगर मैं सेक्रीफाइस देखता हूँ तो पहले 10 का सेक्रीफाइस हुआ, उसके बाद 2 का सेक्रीफाइस हुआ। सेक्रीफाइस हो रहा है, सेक्रीफाइस तो होगा ही होगा, जब एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी। सेक्रीफाइस नहीं चेंज हो रहा, तीनों केस में सेक्रीफाइस हो रहा है, बट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस इक्वल रेट से होना, सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग रेट से होना और सेक्रीफाइस डिक्रीजिंग रेट से होना, इन तीनों में हो जाता है डिफरेंस। डिक्रीजिंग रेट से होगा तो हमारा ग्राफ जो है वो बनेगा कॉन्वेक्स शेप का। ठीक है, इसके लिए अगर मैं दूसरा एग्जांपल बनाना चाहूँ तो ऐसा भी बन सकता है।
इंक्रीजिंग रेट ऑफ गेन का मतलब कि अगर मेरा सेक्रीफाइस एक एक यूनिट से जा रहा है, अगर मेरा सेक्रीफाइस एक एक यूनिट से जा रहा है तो मेरा गेन बहुत ज़्यादा होगा, 0, 5, 20। अब अगर आप इसको उल्टा करके देखो कि देखो यहाँ एक की सेक्रीफाइस पर 5 यूनिट बढ़े, मतलब जब एक यूनिट बढ़ा होगा तो यहाँ का सेक्रीफाइस किस तरीके से चला होगा, इसको बोलते हैं गेन एट इंक्रीजिंग रेट। ये अगर समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है। और मेंशन मत करना एग्जाम में कभी, बस समझाने के लिए था। दोनों चीज़ें सेम है कि अगर आपका एक एक चीज़ बढ़ाने के चक्कर में, एक एक चीज़ बढ़ाने के चक्कर में डिक्रीज सेक्रीफाइस डिक्रीजिंग रेट जाता है तो कॉन्वेक्स, और अगर एक एक चीज़ डिक्रीज करने के चक्कर में इंक्रीजिंग रेट से गेन हो रहा है तो ये चीज़। आप जब यहाँ पर सेक्रीफाइस देखोगे, एक यूनिट के लिए जो सेक्रीफाइस हुआ और यहाँ पर एक यूनिट के लिए जो सेक्रीफाइस हुआ, यहाँ सेक्रीफाइस कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ होगा और यहाँ पर कम हुआ होगा। 5 यूनिट्स में एक का सेक्रीफाइस, यहाँ 15 यूनिट्स में एक का सेक्रीफाइस, तो यहाँ सेक्रीफाइस इस वाले स्टेज पर ज़्यादा हुआ होगा, इस वाले स्टेज पर कम हुआ होगा। आप सेक्रीफाइसिंग निकाल के देखना, या फिर जब हम आगे का ग्राफ करेंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव वगैरह तब हम इसको डिटेल में कर लेंगे, तब याद दिला देना कि ये क्या चीज़ थी जो मैंने यहाँ पर गेन एट इंक्रीजिंग रेट करा था। हम तीनों केस में सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सेक्रीफाइसिंग एट कांस्टेंट रेट तो स्ट्रेट लाइन, सेक्रीफाइसिंग एट इंक्रीजिंग रेट तो मतलब कॉनकेव, सेक्रीफाइसिंग एट डिक्रीजिंग रेट तो कॉन्वेक्स। इसको अभी के लिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा, यहाँ पर गेन आ गया बीच में, गेन वाली चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पीपीसी पढ़ा, पीपीसी क्या होता है, उसकी 3 एजम्पशंस, एजम्पशंस के बाद शिफ्ट होना या फिर पॉइंट अबव पीपीसी या बिलो पीपीसी होना, और उसके बाद हमने थोड़ा सा फीचर्स डिटेल में पढ़ने हैं, बट मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दी उसके फीचर्स के बारे में। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। तो किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक्स करेंगे। किसी को कुछ डाउट इतने में, सब कुछ क्लियर? चलो नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज करके आना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा सैटरडे को वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि उसमें हम देखने वाले हैं कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है एंड कॉनकेव किस वजह से बनता है। हमारे लिए कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन में से कॉनकेव इंपॉर्टेंट है। तो कॉनकेव क्यों बनता है, किस वजह से बनता है, या कॉन्वेक्स बना तो क्यों बना, और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसको डिटेल में करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। सो चलो आज के लिए क्लास इज ओवर।